दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल मॉक टेस्ट। तो दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला प्रश्न जो कि दिया गया है कि चिली सोरा जो है ये किसका सामान्य नाम है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं पोटेशियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट। देखिए चिली सोरा का जो कॉमन नाम है ये सोडियम नाइट्रेट है और इसका जो दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है ये होता है आपके NaNO3। ठीक है, तो ये भी जो है आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है क्योंकि आपको जो है एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। और देखिए इसको जो है ना पेरू सोल्ट पीटर भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट आप लोग एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर क्वेश्चन है कि उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश। तो ऑप्शंस दिए गए हैं पानी से होकर कांच में जाता हो, ऑप्शन बी कांच से होकर के पानी में जाता हो, ऑप्शन सी कांच से हवा में जाता हो या फिर ऑप्शन डी पानी से हवा में जाता हो। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये क्या होता है। तो देखिए दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब आपतन कोण का मान जो है ना ये क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है ना ये विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जा पाता है, बल्कि पूरा का पूरा जो प्रकाश है ये परावर्तित होकर के जो है सघन माध्यम में वापस लौट करके आ जाता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि उस समय में जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा जब प्रकाश जो है ना ये पानी से होकर के कांच में जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा कि पानी से होकर जब कांच में जाता है ना प्रकाश तो उस समय जो है आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आपके सिलेबस में जो है मिट्टियों से रिलेटेड पूरा एक टॉपिक देखने को मिल जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर केरल। तो मैं आपको बता दूं कि लेटेराइट मिट्टी जो होती है ना ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है और ये मिट्टी जो है उन स्थानों पर पाई जाएगी जहां पर मानसूनी जलवायु की जो है आर्द्रता और शुष्कता हो। ठीक है, और इस टाइप की मिट्टी का जो निर्माण है ना ये दोस्तों आपके शैलों के टूट फूट कर से होता है। ठीक है, और इसमें जो है लो ऑक्साइड और पोटास की जो है काफी अधिकता होती है। ठीक है, और ये जो है ना आपके मिट्टी जो कॉफी होती है, जो काजू होते हैं उनके लिए जो है काफी उपयोगी मानी जाती है और ये केरल राज्य में जो है सबसे अधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अगला सवाल देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास में लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो है सदर दीवानी अदालत की जो स्थापना है ना ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। और वॉरेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल था ये आपके 1772 से लेकर के 1785 तक था। ठीक है, ये जो है एग्जैक्ट आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं वैसे। और इसके शासनकाल में जो है कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, महत्वपूर्ण काम हुए थे, जैसे कि बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कोलकाता के अंदर जो है हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी उच्चतम न्यायालय की 1774 में। तो ये पॉइंट्स भी जो है अगर आप लोग चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि कभी कभार जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो रोल इन वर्ड है ना ये किस में जो है प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन है आपके पास में क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फिर गोल्फ। तो देखिए दोस्तों रोल इन जो वर्ड है ना ये आपकी हॉकी से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। ठीक है, और देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कि हॉकी से और कौन कौन से खेल जुड़े हुए हैं या फिर कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं, तो देखिए पुल बैक, ठीक है, ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। अंडरटेकिंग ये भी आपके हॉकी से जुड़ा हुआ है। हॉकी स्कूप ये वर्ड भी जो है आपके हॉकी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। और क्रिकेट से आपको पता होगा चाइना मैन, LBW, डेड बॉल,
ये सब जो है ना आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की जो सबसे लंबी झील है ये कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे लंबी झील आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर आपको, पेंगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील या फिर वेम्बनाड झील। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेम्बनाड झील, जो कि आपके केरल में स्थित है। ये जो है आपके भारत की जो है सबसे लंबी झील है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो वुल्लर झील है, और जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो आपको पता ही होगा कि चिल्का झील है। ठीक है, तो ये दोनों एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कठोर कोयले का जो है सबसे अधिक गुणवत्ता वाला जो है कौन सा कोयला है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। देखिए एंथ्रासाइट के अंदर जो है इसकी मात्रा 80 से लेकर 95% तक पाई जाती है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर देखिए आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि ए यू को जो है अगर लिखा जाता हो 21 से, ठीक है, और उसी प्रकार से अगर ई जी जी यानी कि एक जो वर्ड है इसको लिखा जाता हो 2, 4 और 5 से, ठीक है, तो आपको बताना है बी ए के ई एक वर्ड है आपके पास में, इसको जो है किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये चेक करेंगे कि ये जो ए यू वर्ड है ना इसको किस टाइप से लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों आपको पता है कि ए जो है अल्फाबेट में 1 नंबर पे आता है और यू जो है ये 21 नंबर पे आता है, और इनको जो है अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो देखिए मुझे 21 मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा कि ई जो है ना ये अल्फाबेट में 5 नंबर पे आता है, जी जो है ये 7 नंबर पे आता है, और फिर देखिए जी आपके 7 नंबर पे आता है। तो इनको भी आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, और 49 को अगर आप लोग 5 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 245। यानी कि जो वर्ड आपको दिया हुआ है उसमें जो भी लेटर्स हैं उनके जो अल्फाबेटिक नंबर होते हैं उनको आपस में जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो देखिए बी जो है अल्फाबेट में 2 नंबर पे आता है, फिर देखिए ए जो है 1 नंबर पे आएगा, फिर के कितने नंबर पे आता है 11 पे, और ई आता है 5 नंबर पे। तो इनको जो है आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों आपको 110 मिल जाएगा, और 110 जो है आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर देखिए सीरीज का एक क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें देखिए आपको बताना है कि सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर कौन सा नंबर आएगा ऑप्शंस में से। तो अगर इस सीरीज में हम देखें तो यहाँ पर ये सीरीज 17 से 21 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस है आप देखिए 4 का। ठीक है, फिर देखिए 21 से 30 यानी कि डिफरेंस है यहाँ पर 9 का। फिर देखिए दोस्तों 30 से 46, तो यहाँ पर डिफरेंस है आपके 16 का। और अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना 46 से 71, तो यहाँ पर आपके डिफरेंस है 25 का। तो आई होप कि आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, और 25 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है कि आगे क्या हो जाएगा, तो आगे होगा दोस्तों 6 का स्क्वायर, और हम जानते हैं कि 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि 71 के साथ में दोस्तों जो 6 का स्क्वायर होता है 36, इसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर ऐड करने पे आपको मिल जाएगा दोस्तों 107। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आना एज इट इज आपके एयरफोर्स एग्जाम में और कोस्ट गार्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पर दोस्तों आपको रीजनिंग के रैंकिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और कोस्ट गार्ड एग्जाम में जो है आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि कक्षा 12 का जो विज्ञान वर्ग है उसमें जो है 39 छात्र हैं, और इनको जो है आपके एक ऑडिटोरियम हॉल में जो है एक पंक्ति में बिठाया जाता है, और इस पंक्ति में जो है ना रोशन शुरू से 12वें स्थान पर है। तो आपको बताना है कि अंत से जो है उसका स्थान कौन सा है। तो दोस्तों आप लोगों को जो है सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि रैंकिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो दोस्तों अगर आपको जब भी पूछा जाए कि टोटल स्टूडेंट आपको निकालना है, तो उसमें क्या करते हैं हम कि स्टार्टिंग प्लस एंडिंग -1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जब स्टार्टिंग और एंडिंग है ना ये पोजीशन होती है। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा डिटेल में अभी वैसे। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि टोटल अगर निकालना हो तो आपको एक फॉर्मूला यूज में लेना होता है
कि टोटल इज इक्वल टू स्टार्टिंग पोजीशन प्लस एंडिंग पोजीशन माइनस 1। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या बोला जा रहा है कि ऑडिटोरियम हॉल में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बिठाया जाता है और उसमें जो टोटल स्टूडेंट हैं वो 39 है, यानी कि 39 हैं। ठीक है, और उसका जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो 12 है, तो आपको यहाँ पर एंडिंग पोजीशन बताना है। तो आप लोग एंडिंग पोजीशन यहाँ से बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एंडिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल माइनस स्टार्टिंग और प्लस का 1। ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपको एंडिंग पोजीशन निकालनी है ना, तो टोटल की वैल्यू आपके पास कितनी है, 39 छात्र हैं, यानी कि 39 है। तो 39 माइनस स्टार्टिंग से उसकी पोजीशन कौन सी है, देखिए बोला है कि रोहन की जो है शुरुआत से 12वें स्थान पर है, तो यहाँ पर शुरुआत से पोजीशन हो गई 12वां और प्लस कर देंगे हम इसमें 1। ठीक है, जैसा कि फॉर्मूले में था। तो यहाँ पर देखिए आपकी एंडिंग पोजीशन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए इसका आंसर आएगा 28। ठीक है, यानी कि वो 28 नंबर पर है एंडिंग से। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो है कौन सा ऑप्शन रिप्लेस होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इसमें देखिए दोस्तों पहली रो को, जिसमें कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 9, 12 और 48। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो अगर देखिए मैं 9 के अंदर 3 को ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ पे 12 मिल जाएगा, और इस 12 को जो है अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो देखिए 48 मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए सेकेंड रो, जिसमें कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 17, 20 और 80। ठीक है, तो इसमें भी देखिए क्या हुआ है कि 17 के साथ में प्लस 3 को ऐड कर दिया तो 20 आ गया, और 20 को अगर हमने 4 से गुणा किया तो 80 आ गया। तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं बिल्कुल। थर्ड रो को देखिए, जिसमें कि आपको नंबर्स दिए हुए हैं 33, 36 और अगला नंबर आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो 33 के साथ में प्लस 3 ऐड किया तो 36 आ गया, और अब हम क्या करेंगे कि 36 को मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, जिससे कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे 144। तो देखिए 144 आपको ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर जो है आपको मिरर इमेज का एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि आकृति के दाईं ओर जो है एक दर्पण रखे जाने पर आकृति का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है आपको ये बोला जा रहा है कि अगर इस साइड जो है एक मिरर लगा दिया जाए, तो आपको बताना है कि ये जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है, जिसमें कि कुछ वर्ड भी दिया हुआ है सी, ये जो है आपको किस टाइप का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि मिरर इमेज में जो है अगर आपके मिरर जो है ना ये लेफ्ट और राइट लगाया जाता हो ना, तो उसमें जो है आपके सिर्फ जो लेटर्स या फिर जो भी फिगर आपको दिया हुआ है ना, उसकी पोजीशन में यही चेंज आता है कि अगर वो लेफ्ट दिख रहा है तो वो आपको राइट दिखेगा मिरर में, और अगर वो राइट दिख रहा है तो वो मिरर में जो है आपको लेफ्ट की ओर दिखेगा। तो देखिए सी का जो है किस टाइप का बन जाएगा, तो ए का तो हम जानते हैं कि कोई भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए ई जो है आपको उल्टा दिखेगा, यानी कि इस टाइप का, और एस भी जो है ये आपको उल्टा दिखेगा, यानी कि कुछ इस टाइप का। अब देखिए आपको सिंपल से ये चेक कर लेना है कि कौन से ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए इसमें ई एज इट इज दे दिया है, इसमें भी ई जो है आपको एज इट इज दे दिया और ए को उल्टा कर दिया है। ठीक है, और इसमें देखिए सेम टू सेम देखिए इसमें भी गलती कर दी है। ठीक है, तो ये भी नहीं आ सकता, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे देखिए आपको जो है इंग्लिश के स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको जो है सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना है। तो सेंटेंस है आपके पास में कि माई ग्रैंड मदर हैज बीन लिव्स इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डेज। तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में जो है कहाँ पे गलती है। तो यहाँ पर देखिए काफी कॉमन सी मिस्टेक्स है। यहाँ पर देखिए आपके जो है हैज बीन लिव्स आया है ना, ठीक है, तो यहाँ पर लिव्स की जगह पे दोस्तों लिविंग आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, ठीक है, और सिंस जो आया है, इससे जो है आपको ये समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि ये जो सेंटेंस है ना, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो यहाँ पर आपको पता है कि वर्ब के साथ में जो है आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पर जो है लिव्स नहीं आएगा, लिविंग आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर गलती है आपके पहले ही ऑप्शन में कि लिव्स की जगह पे लिविंग आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर भी दोस्तों इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है, स्पॉटिंग द एरर का ही क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास में सेंटेंस है कि डू यू अर्न सो मच टू टेक टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको बताना है कि कहाँ पे गलती है। तो ये जो सो मच आया है ना इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है, ये सो मच की जगह पर जो है यहाँ पर इनफ को यूज में लिया जाएगा। ठीक है,
क्या आ जाएगा, सो मच की जगह पर आएगा आपके इनफ। ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, सो मच जो है ना, इसका हिंदी मीनिंग होता है आवश्यकता से ज्यादा, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है ना, ये आपके सेंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर इनफ जिसका मतलब होता है काफी, ठीक है, वो जो है यहाँ पर सही में यूज में लिया जाएगा। तो यहाँ पर फिर देखिए करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा कि डू यू अर्न इनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में कि सो मच की जगह पर यहाँ पर रिप्लेस होगा इनफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे देखिए दोस्तों फिलर का एक क्वेश्चन है आपके पास में, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या फिल होगा सेंटेंस में। तो आपके पास सेंटेंस है कि द लिटिल गर्ल प्रोटेस्टेड डैश द हाइपोक्रेसी ऑफ हर एल्डर्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस है ना, अगेंस्ट, अपार्ट, अलोंग या फिर विथ, तो इन प्रीपोजिशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो यहाँ पे अगेंस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट वर्ड आया है, तो प्रोटेस्ट वर्ड के साथ में जो है आपके अगेंस्ट प्रीपोजिशन को यूज में लिया जाता है। फिर देखिए करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा कि द लिटिल गर्ल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हिपोक्रेसी ऑफ हर एल्डर्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे देखिए आपके पास में जो है एक सिनोनियम दिया हुआ है आपको, और वर्ड है आपके पास में क्विस्ट। इसका जो है आपको सिनोनियम बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो क्विस्ट वर्ड के लिए आपको बताना है कि सिनोनियम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों क्विस्ट का मतलब होता है एक तरीके से खोज या फिर जो है तलाश करना। उसी तरीके से देखिए ऑप्शन है सर्च, पाथ, डेस्टिनेशन या फिर रूट। तो जिस प्रकार क्विस्ट यानी कि होता है खोज करना, उसी प्रकार सर्च यानी भी खोज करना या फिर तलाश करना ही होता है। तो यहाँ पर जो है सिनोनियम हो जाएगा क्विस्ट के लिए सर्च। और बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो देखिए पाथ का मतलब आपको पता ही है, पाथ यानी कि होता है राह, और रूट यानी कि होता है मार्ग, और डेस्टिनेशन यानी कि होता है अंतिम लक्ष्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पर जो है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपके पास सेंटेंस है कि अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस हैं जियोलॉजी, क्रोनोलॉजी, आर्कियोलॉजी या फिर इकोलॉजी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब आपको पता होगा काल क्रम या फिर जो है घटनाक्रम होता है, ठीक है। क्या होता है? घटनाक्रम, यानी कि घटना को जो है उसके क्रम के अकॉर्डिंग अरेंज करना, ठीक है। यानी कि जो आपके इवेंट्स और डेट्स के जो हुए ना, उनको जो है ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना। अब देखिए बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो जियोलॉजी मतलब आपको पता है भूगर्भ शास्त्र होता है, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक विज्ञान होता है, और आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि पृथ्वी के जो है घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर के वजन में जो है क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऑप्शन है आपके पास में कि घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी सेम रहेगा, या ऑप्शन डी घट या बढ़ सकता है। तो क्या होगा ना कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का जो वजन होगा वो घट जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों भूमध्य रेखा पर विद्यमान वस्तु का जो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव में आ जाने के कारण क्या होता है कि शरीर के भार में जो है कमी महसूस होने लगती है। तो इस वजह से जो है पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाने से शरीर का जो वजन है ना वो घट जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर देखिए मैथ्स का एवरेज का क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि 5 संख्याओं का जो औसत मान है वो 612 है, ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत मान आपको अगर 612 दे दिया गया है तो 5 नंबर्स का जो कुल योग होगा वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का कुल योग, तो कुल योग क्या करते हैं हम, सिंपल सा गुणा कर देते हैं। तो 5 को जो है हम गुणा कितने से कर देंगे, 612 से। तो यहाँ पर आपके पास कितना नंबर आ जाएगा, 3060। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, अगर प्रथम दो संख्याओं का औसत 418 हो। अब आपको बोला जा रहा है कि पहली दो संख्याओं, ठीक है, यानी कि जो दो संख्याएं हैं इनका औसत अगर 418 हो तो इन दो संख्याओं का भी हम जो है कुल योग निकाल लेंगे। तो कुल योग कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों कि 2 × 418, ठीक है। तो ये आपके पास में आएगा 836। अब आगे क्या बोला जा रहा है, और अंतिम दो संख्याओं का औसत जो है वो 521 हो। तो अब आपको अंतिम का भी बोल दिया है, तो अंतिम दो का कुल योग, ठीक है। तो हम यहाँ पर अंतिम दो संख्याओं का भी कुल योग निकालेंगे। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 2 × कितना दिया हुआ है 521, तो ये इसको 521 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1042, ठीक है।
अब देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि तो तीसरी संख्या कितनी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो थर्ड नंबर है वो कौन सा है, ठीक है। तो थर्ड नंबर आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको समझिएगा। आपको सिंपल से क्या करना है कि 5 संख्याओं का कुल योग आपके पास में 3060 है, ठीक है। और शुरू की 2 संख्याओं का योग जो है वो 836 है और अंतिम का 1042 है। तो आपको बस उसमें से माइनस कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं सिंपली इसको। 3060 में से जो है हम माइनस किसको करेंगे, हम माइनस करेंगे यहाँ पर 836 प्लस 1042 को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 3060 माइनस, इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा आपके पास में 1878, ठीक है। तो इसमें से माइनस करते ही आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1182। तो तीसरी संख्या जो है ना वो 1182 है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार ने जो है 15 प्रति नाशपाती की दर से जो है 120 नाशपाती खरीदी, ठीक है। तो 15 रुपए के हिसाब से जो है उसने 120 नाशपाती खरीदी। अब बोला जा रहा है कि 10 नाशपाती जो है वो सड़ी हुई निकली और उन्हें जो है फेंक दिया गया, और शेष नाशपातियों पर जो है उसने 18 रुपए के हिसाब से बेचा। तो आपको पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कि 120 नाशपाती का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 120 नाशपाती जो है उसने खरीदी है, ठीक है। 120 गुणा 15 कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू आएगी दोस्तों 1800, ठीक है। 1800 आ गई। अब उसने बोला कि उसमें से 10 नाशपाती जो है ना वो सड़ी हुई निकली। तो अब देखिए टोटल 120 थी, उसमें से 10 खराब निकल गई, यानी कि कितनी बेचेगा वो, तो वो बेचेगा 110 को, ठीक है। तो 110 नाशपाती को ही बेचेगा अब, क्योंकि 110 नाशपाती इसलिए हो गई क्योंकि 10 उसमें से खराब निकल गई। तो 110 नाशपाती का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 110 नाशपाती को जो है वो बेचता है 18 रुपए के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि वो 18 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास में कितना, 1980। 1980 आपके पास में सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है 1800। तो आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया, यहाँ पर आपका 180 का। तो 180 का प्रॉफिट है, तो आप लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और गुणा में 100। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों काफी सिंपल सी वैल्यू है आपके पास में, 00 से 00 यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 18 को 180 से कट करने पर 10%, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10%। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो कंडीशनल क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर दीजिएगा इसका समझ करके। तो आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से जो है किसमें काम नहीं किया गया है। आपके पास में ऑप्शंस हैं कि अश्विन बस में चढ़ रहा है, ऑप्शन बी अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ऑप्शन सी अश्विन दौड़ रहा है, या ऑप्शन डी अश्विन चल रहा है। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, कंटेंट और क्विज आपको वहां पर मिलते रहेंगे रेगुलरली, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।